हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें हमने सेक्शन 115 तक देखा था। आज हम 116 सेक्शन से शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला सेक्शन जो आता है इंक्वायरी एज टू द ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कहता है कि कभी भी अगर कोई ऑर्डर सेक्शन 111 के अंडर में हैज़ बीन रेड और एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 112, अगर उसको पढ़ करके और सुना दिया जा चुका है और उसके इसमें कभी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि उसको समन या वारंट करना है, जो कि सेक्शन 113 के अंडर किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर क्या करेगा कि वो इंक्वायरी करेगा ट्रूथ ऑफ इंफॉर्मेशन जिसके बेस पे ये एक्शन लिया गया है। इस सेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि कभी भी अगर मजिस्ट्रेट ऐसा कोई भी एक्शन लेने से पहले, समन करने से पहले, वारंट करने से पहले, वो ये इंक्वायरी करेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, जिसके बेस पे ये समन या वारंट किया गया है, वो इन्फॉर्मेशन कितनी ट्रूथफुल है, और उसके अकॉर्डिंग फर्दर एविडेंसेस लेगा जैसा उसको सही लगे। सब सेक्शन 2 कहता है सच इंक्वायरी शैल बी मेड एज नियरली एज पॉसिबल बी प्रैक्टिकेबल इन द मैनर हियरइन आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड फॉर कंडक्टिंग ट्रायल एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन समन केसेस। आगे हम लोग सीआरपीसी में पढ़ेंगे कि समन केसेस का ट्रायल और एविडेंस कैसे लिया जाता है, उसका क्या प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है, ये हम अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये सेक्शन सिर्फ इतना कहता है कि जो भी प्रोसेस वहाँ फॉलो किया जाएगा वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो किया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है आफ्टर द कमेंसमेंट एंड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट इफ इट ही कंसिडर्स दैट इमीडिएट मेजर्स आर नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द ब्रीच ऑफ द पीस। अगर कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी अचानक अर्जेंट जरूरत ऐसी पड़ गई है जहां मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि अगर तुरंत से ये काम नहीं किया गया तो इसके वजह से ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है, या फिर डिस्टर्बेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी हो सकती है, या फिर कोई कमीशन जो ऑफेंस है वो इस तरह का है कि जिससे पब्लिक सेफ्टी पे असर पड़ सकता है। जैसे अभी हम अगर बात करें कोरोना से रिलेटेड सिचुएशन आज के अभी जो चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा सिचुएशन अगर हो जहाँ मजिस्ट्रेट को लगता है कि ये एक्शन नहीं किया गया तो उससे कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो पब्लिक की सेफ्टी पे फ़र्क पड़ सकता है, उससे उसको इम्पैक्ट कर सकता है, तो फिर वहाँ पर मजिस्ट्रेट को जब ये लगेगा इमीडिएट एक्शन लगेगा, और उसके पास जो भी जिस वजह से उसको लगेगा वो रीजंस को वो रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में। उन राइटिंग में वो रीजंस को बता करके कि उसको ऐसा क्यों लग रहा है, इसके बाद वो किसी भी आदमी को डायरेक्ट करेगा जिसके रेस्पेक्ट में सेक्शन 111 के अंडर में एग्जीक्यूशन बॉन्ड बनाने के लिए कहा गया है कि वो विथ और विदाउट सिक्योरिटी प्रोवाइड करे कि वो या पीस को मेंटेन करेगा या फिर अपना गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा। इन दोनों में से किसी एक कंडीशन के लिए मजिस्ट्रेट उसको बॉन्ड बनाने के लिए कह सकते हैं विथ और विदाउट सिक्योरिटी। कब तक के लिए, यहाँ पे पिछले सेक्शंस में हमने पढ़ते थे कि जहाँ पर 1 साल के लिए होता था, अगर कन्विक्ट है तो 3 साल के लिए होता था। यहाँ पे ऐसा कोई पीरियड डिफाइन नहीं किया गया। यहाँ पे ये कहा गया अंटिल द कंक्लूजन ऑफ इंक्वायरी, जब तक वो इंक्वायरी कंक्लूड नहीं होती है तब तक के लिए उस आदमी को एक बॉन्ड बनाना होगा कि जब तक ये इंक्वायरी या ट्रायल चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब तक के लिए मैं गुड पीस बना करके रखूंगा या गुड बिहेवियर बना के रखूंगा, ठीक है। एंड मे डिटेन हिम इन कस्टडी अंटिल सच बॉन्ड इज एग्जीक्यूटेड, और अगर वो नहीं बनाता है तो उसको कस्टडी में भी रखने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं इन डिफॉल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन अंटिल द इंक्वायरी इज कंक्लूडेड, और अगर वो नहीं बनाता है जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक के लिए उसको डिटेन करने के लिए कहा जा सकता है। प्रोवाइडेड that no person against whom proceeding are being taken under section 108, 109 or 110 shall be directed to execute a bond for maintaining a good behavior। कोई भी आदमी जो सेक्शन 108, 109 और 110 के लिए है, उसके लिए जो मेंटेनिंग पीस के लिए बॉन्ड बनेगा वहां पर उसको ये एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं कहा जाएगा मेंटेनिंग गुड बिहेवियर के लिए। दूसरा है द कंडीशन फॉर सच बॉन्ड वेदर एज टू द अमाउंट देयर ऑफ एज टू the provision of securities or the number thereof or the pecuniary extent of their liability shall not be more onerous than those specified in the order under section 111। तो जो भी उसका टर्म्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या कितना अमाउंट का बॉन्ड बनाना है, ये सारी चीजें जितना सेक्शन 111 में बताया गया, ऑर्डर पास किया गया, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके अंडर ही उसको ये बॉन्ड बनाने के लिए कहा जा सकता है। ये था हमारा इसका सबसेक्शन 3। सेक्शन 116 का सेक्शन सबसेक्शन 4 for the purpose of this section the fact that a person is an habitual offender or is so desperate and dangerous as to render his being at large without security hazardous to the community may be proved by evidence of general repute or otherwise। यहाँ ये कहता है कि कोई भी आदमी अगर उसके ऊपर ये जो भी हमने
सेक्शंस पढ़े हैं जहां सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करने के लिए, गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए बॉन्ड की बात की जा रही है, वहां पे जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स वाले सेक्शंस जो आते हैं, तो हैबिचुअल ऑफेंडर के लिए वहां पर एविडेंस क्या लगेगा, या अगर वो आदमी प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि वो ऐसा हो जो बहुत डेस्परेट हो या डेंजरस हो एट द फॉर द कंप्लीट कम्युनिटी, अगर कोई आदमी ऐसा हो पूरा हजार्डस हो कम्युनिटी के लिए, तो ये चीजों को इसके लिए प्रूफ क्या दिया जाएगा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगेगा या पुलिस की रिपोर्ट लगेगी। तो यहाँ एक कह रहा है सबसेक्शन 4 कि इन चीजों को प्रूफ किया जा सकता है बाय एविडेंस ऑफ जनरल रिप्यूट और अदरवाइज, जनरल रेपुटेशन या इसके अलावा और भी किसी तरीके से अगर ये चीजें साबित हो सकती हैं तो उन सभी को कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन है 5, where two or more persons have been associated together in the manner under inquiry, they may be dealt within the same or separate inquiry as the magistrate shall think just। अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक ही मैटर्स में रिलेटेड यहाँ हो सकते हैं इस सेक्शन के अंडर में या इस चैप्टर के अंडर के सेक्शंस के अंडर में, तो वहां पर उन सभी को मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इन सभी के लिए अलग अलग ऑर्डर्स पास करने चाहिए तो अलग अलग पास करेंगे। अगर उनको लगता है कि एक ही ऑर्डर में सारे लोगों को जो भी इस एक मैटर से रिलेटेड है उन सभी को एक ही मैटर से डील किया जाए तो एक ही ऑर्डर निकालेंगे, इसके लिए एक ही इंक्वायरी करेंगे। सेपरेट इंक्वायरी अगर करना चाहे तो सेपरेट करेंगे, सेम इंक्वायरी करना चाहते हैं तो सेम इंक्वायरी करेंगे। Subsection 6. The inquiry under this section shall be completed within a period of 6 months from the date of its commencement. And if such inquiry is not so completed, proceeding under this chapter shall, on the expiry of the said period, stand terminated. ये कहता है कि ये जो भी इंक्वायरी है वो 6 महीने के ड्यूरेशन के अंडर हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जिस दिन इसके 6 महीने पूरे होते हैं उसके एक्सपायरी, वहां से ये ऑर्डर को टर्मिनेटेड माना जाएगा, अनलेस अगर इसके लिए कोई स्पेशल रीजन प्रोवाइड किया जाता है जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा राइटिंग में, मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 महीने के बाद भी, लेकिन उसके लिए स्पेशल रीजन प्रोवाइड करने होते हैं। Provided कि where any person has been kept in detention pending such inquiry, proceeding against that person unless terminated earlier shall stand terminated on the expiry of period of 6 months। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने जैसा पढ़ा कि वहां पर किसी भी आदमी को डिटेन भी किया जा सकता है अगर मजिस्ट्रेट को सही लगता है कि जब तक इंक्वायरी कंडक्ट नहीं की जाएगी तब तक के लिए उस आदमी को डिटेन करने के लिए। तो ये जो पीरियड बताया गया इसके बाद उसका अगर इंक्वायरी अगर में वो कंक्लूड नहीं होता है तो उस केस में उसका जो डिटेंशन था उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। Subsection 7. Where any direction is made under subsection 6 permitting the continuance of proceeding, the session judge may, on an application made to him by the aggrieved party, vacate such direction if he is satisfied that it is not based on a special reason or was perverse। अगर कभी भी ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसीडिंग कंप्लीट की जा रही है उसका किसी ने अपील किया या उसके बारे में सेशन जज को अगर पता चलता है जो एग्रीव पार्टी के एप्लीकेशन पे होना चाहिए, वो उनको अगर लगता है ये एविडेंसेस जो दिए गए हैं कि स्पेशल रीजन नहीं था, जो स्पेशल रीजन ऊपर हमने अभी हाईलाइट किया है वो अगर स्पेशल रीजन नहीं था या फिर किसी भी तरह का ये जजमेंट बायस था, परवर्स था, तो उस केस में सेशन जज उस डायरेक्शन को वेकेट कर सकते हैं, उसको अंडू कर सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है उसको नल एंड वॉइड माना जाए। ये था हमारा सेक्शन 116। नेक्स्ट सेक्शन चलते हैं 117, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी। ये कहता है इफ अपॉन सच इंक्वायरी इट इज प्रूव्ड that it is necessary for keeping the peace or maintaining good behavior as the case may be, that the person in who respect of whom the inquiry is made should be executed upon with or without sureties, the magistrate shall make an order accordingly। कभी भी अगर इंक्वायरी में ऐसा प्रूफ होता है कि किसी की सिक्योरिटी, किसी को पीस मेंटेन करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए जिस आदमी के रिस्पेक्ट में इंक्वायरी की गई है उसको बॉन्ड करना जरूरी है विथ और विदाउट श्योरिटी, तो मजिस्ट्रेट उसके लिए ऑर्डर करेंगे, प्रोवाइडेड दैट। ये इससे पहले हम एक बात समझते हैं कि ये सेक्शन अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि ये सेक्शन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं 117, बिकॉज अभी इससे पहले तो हम ऑलरेडी ये सारी बातें कर चुके हैं। 106 से लेकर के 116 तक हम यही सारी चीजें हर जगह मेंशन है कि वहां पर अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो उसके लिए वो उससे पूछा जाएगा कि उसके लिए एक शो कोज नोटिस जारी किया जाएगा कि वो बॉन्ड क्यों नहीं बनाया जाए। तो अगर वो सेक्शंस को आप मैन्युअली पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पता चलेगा कि वो सारे सेक्शंस उसमें से किसी भी सेक्शंस में ये कवर नहीं है कि जहां पर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। इन सभी सेक्शंस में सिर्फ इतना मेंशन है कि जब भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है वो सिक्योरिटी लेने के लिए एक शो कॉज नोटिस जारी कर सकता है।
ये 117 सेक्शन ये प्रोवाइड करता है कि अगर वो रीजन सफिशिएंट नहीं बनते हैं या वो इंक्वायरी जो की गई है या जो शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया है वो सफिशिएंट नहीं मिलता है, तो ये सेक्शन 117 प्रोवाइड करता है किसी मजिस्ट्रेट को अथॉरिटी कि वो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर निकालेगा ताकि वो आदमी उसके बाद बॉन्ड एग्जीक्यूट करे। अब यहाँ कंडीशन दिए गए हैं तीन। पहला, प्रोवाइडेड दैट कि नो पर्सन शैल बी ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी ऑफ अ नेचर डिफरेंट फ्रॉम और एन अमाउंट लार्जर देन और फॉर अ पीरियड लॉन्गर देन दैट स्पेसिफाइड इन ऑर्डर अंडर सेक्शन 111। तो यहाँ कहा था कि किसी भी आदमी को जो ऑर्डर 111 के अंडर में जो भी अमाउंट, जो भी नेचर ऑफ सिक्योरिटी, जितने नंबर ऑफ पीपल एज ए सिक्योरिटी चाहिए, वो सारी चीजें जो प्रोवाइड की गई हैं उससे ज्यादा यहाँ ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट किया जा सकता है। दूसरा, द अमाउंट ऑफ एवरी बॉन्ड शैल बी फिक्स्ड विद ड्यू रिगार्ड टू द सर्कमस्टांस ऑफ द केस एंड शैल नॉट बी एक्सेसिव। और जितना भी ये बॉन्ड और इनका जो अमाउंट होता है वो एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, वो आदमी इतना होना चाहिए कि वो पे कर सकता हो और जिस तरह का ऑफेंस हो उसके रिस्पेक्ट में उसका अमाउंट होना चाहिए। Subsection C, when the person in respect of whom the inquiry is made is a minor, the bond shall be executed only by his sureties। अगर कोई 18 साल से कम उम्र का आदमी है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो उस केस में उसके जो वहां पर जब भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया जाएगा वो हमेशा ही श्योरिटी के द्वारा ही किया जाएगा। ये श्योरिटी कोई भी आदमी हो सकता है, उसका लीगल गार्जियन हो सकता है, पेरेंट हो सकते हैं या कोई भी आदमी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा माइनर केस में तो उस माइनर का बनाया हुआ बॉन्ड नहीं माना जाएगा जो उसके बेस पे किसी सिक्योरिटी का वहां पे बॉन्ड लगेगा। ये था सेक्शन 117। नेक्स्ट सेक्शन है 118, डिस्चार्ज ऑफ पर्सन इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। अगर कभी ऐसा होता है कि सेक्शन 116 के अगेंस्ट में जिसकी इंक्वायरी की गई है वहां ये प्रूफ नहीं होता है कि इस आदमी का से पीस कीप करने के लिए या फिर गुड बिहेवियर मेंटेन करने के लिए बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, या जो आदमी जिसकी इंक्वायरी की गई है वो अगर इसको लगता है कि ये आदमी के लिए बॉन्ड बनाना जरूरी नहीं है, तो फिर मजिस्ट्रेट क्या करेगा कि उसकी एंट्री करेगा अपने रजिस्टर में, रिकॉर्ड में, और अगर वो आदमी कस्टडी में है तो उसको रिलीज करेगा, कस्टडी में नहीं है तो उसको उसको ये बॉन्ड बनाने के सारे ऑर्डर से उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ये था सेक्शन 118। नेक्स्ट सेक्शन 119, कमेंसमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड। कभी भी ऐसा होता है, इफ एनी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम कभी इन एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सिक्योरिटी इज मेड अंडर सेक्शन 106 और 117 is at the time such order is made sentenced to or undergoing a sentence of imprisonment, the period for which such security is required shall commence on the expiration of such sentence। तो अभी यहाँ पे अगर आप ये सेक्शन इसलिए आप इम्पोर्टेंट है, कभी अगर 106 117 ये दो ऑर्डर्स, दो सेक्शंस के अंडर जहां पर ये प्रोवाइड किया गया है कि कभी भी अगर ऐसा लगता है कि किसी आदमी से बॉन्ड बनाने की जरूरत है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे उसको बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर वो आदमी ऑलरेडी पुलिस कस्टडी में है, जेल में है, तो उस जगह पे उसके बॉन्ड की क्या वैल्यू होगी? क्योंकि बॉन्ड इसलिए बनाया जाता है कि अगर आप ये सारे रूल्स फॉलो करेंगे तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा। अगर वो आदमी ऑलरेडी जेल में है तो वहां पे फिर इस तरह के ऑर्डर की क्या वैलिडिटी होगी? तो यहाँ ये सेक्शन 119 प्रोवाइड करता है कि ये जो भी ऑर्डर पास किया जाएगा वो ऑर्डर अगर वो आदमी अपना इम्प्रिजनमेंट का जो ड्यूरेशन है वो जब पूरा हो जाएगा, उसका एक्सपायरेशन ऑफ जो टर्म होगा, जिस दिन वो खत्म होगा उसके बाद उसका पीरियड शुरू होगा, वो बॉन्ड के टाइम पीरियड का। In any other case, such period shall commence on the date of such order unless the magistrate for sufficient reason fixes a later date। तो यहाँ पे ये होता है, अगर वो आदमी जेल में नहीं है तो जिस दिन ये ऑर्डर निकला या जिस दिन मजिस्ट्रेट ने कोई अगर सपोज लेटर डेट का उन्होंने फिक्स किया है कि उस दिन से ये पीरियड काउंट होगा बिकॉज ऑफ सम सफिशिएंट रीजन, तो वहां पे जो डेट स्पेसिफाई किया गया, अगर नहीं स्पेसिफाई किया गया तो जिस डेट को ऑर्डर पास किया गया उस डेट से ये पीरियड चालू होगा। ये था हमारा पीरियड कब से कमेंस होगा सिक्योरिटी का, वो मेंशन है 119 में। 120, कंटेंट ऑफ द बॉन्ड। बॉन्ड का कंटेंट क्या होगा, उसके लिखा क्या रहेगा, क्या करेंगे आपकी जो सारी चीजें मेंशन होंगी उसमें। तो यहाँ बोलता है द बॉन्ड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी सच पर्सन शैल बाइंड हिम टू कीप द पीस और टू बी गुड बिहेवियर। ये बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो कि उसको उसको बाइंड करे कि वो पीस को मेंटेन करे और गुड बिहेवियर को मेंटेन करे, as the case may be, and in the later case the commission or attempt to commit or the abatement of any offense punishable with the imprisonment wherever it may be committed is a breach of the bond। और जहां पे भी गुड बिहेवियर की बात की गई है तो कोई ऑफेंस अगर कोई आदमी करना चाहता है, करने का अटेम्प्ट करता है, किसी को अबेट करता है वो करने के लिए, जिसका भी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो, तो वहां माना जाएगा कि उस आदमी ने इस बॉन्ड को ब्रीच किया। यानी कोई भी ऐसा काम
जिसको कि आईपीसी या किसी दूसरे लॉ के अंडर में जिसके लिए सजा एज एन इम्प्रिजनमेंट की गई है, वैसे किसी भी काम को करने के लिए, उसको अबेट करने के लिए, उसको अटेम्प्ट करने के लिए अगर कोई आदमी कुछ करता है तो वहां ये माना जाएगा कि इस आदमी ने ये बॉन्ड को ब्रीच किया है। सेक्शन 121 पावर टू रिजेक्ट श्योरिटी। इसका सब सेक्शन 1 बोलता है, अ मजिस्ट्रेट मे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी श्योरिटी ऑफर्ड और मे रिजेक्ट एनी श्योरिटी प्रीवियसली एक्सेप्टेड बाय हिम और हिज प्रेडिसेसर अंडर दिस चैप्टर ऑन द ग्राउंड दैट सच श्योरिटी इज एन अनफिट पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ द बॉन्ड। हमने पढ़ा कि यह नंबर ऑफ श्योरिटी जब भी प्रोवाइड की जाएगी किसी बॉन्ड में, तो वहां मेंशन किया जाएगा कि वो किस क्लास और कैटेगरी का होगा। तो अगर कभी ऐसा जो मेंशन किया गया है वहां पर मजिस्ट्रेट कभी भी चाहे तो किसी भी आदमी को एज ए सिक्योरिटी बनने से, जब उसको लगता है कि ये आदमी सिक्योरिटी बनने के लिए सुटेबल नहीं है, जो भी कंडीशन उस केस से रिलेटेड है उस कंडीशन में ये मैच नहीं करता है, तो फिर उसके केस में मजिस्ट्रेट रिफ्यूज कर देगा उस आदमी की सिक्योरिटी लेने से। Provided that before so refusing to accept or rejecting any such security, he shall either be himself hold an inquiry on oath into the fitness of the security, or cause such inquiry to be held and a report to be made thereon by a magistrate subordinate to him. तो जो भी आदमी ये ऑर्डर पास करेगा, उसके पास करने से पहले, उसको रिफ्यूज करने से पहले या रिजेक्ट करने से सिक्योरिटी से पहले, वो खुद से या तो एक इंक्वायरी करेगा ऑन ओथ की ये जो सिक्योरिटी है वो कितना फिट है, या फिर वो इंक्वायरी को करवाएगा अपने सबऑर्डिनेट किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा। सबसेक्शन 2 कहता है, सच मजिस्ट्रेट शैल before holding the inquiry give reasonable notice to the surety and to the person by whom the surety was offered, and shall in making the inquiry record the substance of the evidence adduced before him। और जब भी ये इस तरह की इंक्वायरी की जाएगी तो उसका एक रीजनेबल नोटिस दिया जाएगा ताकि वो अपना पक्ष रह सके। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अकॉर्डिंग जो चलता है कि वहां पे उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होना चाहिए, और जो भी आदमी ऑफर किया जा रहा है वो अगर इंक्वायरी के बाद जो भी उसका सब्सटेंस मिलता है, जो भी उसका रिजल्ट आता है कि इसमें क्या मुद्दा सामने आता है, वो सारी चीजों को एज एन एविडेंस वहां पे सबमिट किया जाएगा। सबसेक्शन 3, इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस सो एड्यूस्ड either before him or before a magistrate deputed under subsection 1 and the report of such magistrate, if any, that the surety is an unfit person for the purpose of the bond, he shall make an order refusing to accept or rejecting as the case may be such surety and recording his reasons for doing so। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि जो भी इसका रीजन एविडेंस के रूप में सबमिट किया गया, ये मजिस्ट्रेट के सामने जब लाया जाएगा, मजिस्ट्रेट इसके बीच में जो रिपोर्ट होगा वो पढ़ेगा और उसको लगता है कि ये सिक्योरिटी जो है वो अनफिट है, जो बॉन्ड बनाना है उसके क्लास और कैटेगरी के अकॉर्डिंग मैच नहीं करता है, तो उसके सिक्योरिटी को रिफ्यूज करने या रिजेक्ट करने से संबंधित जो भी ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट इशू करेंगे और उसका जो रीजंस होंगे वो वहां स्पेसिफाई करेंगे। प्रोवाइडेड, या कंडीशन दिया है दैट बिफोर मेकिंग एन ऑर्डर rejecting any surety who has previously been accepted, the magistrate shall issue him his summon or warrant as he thinks fit and cause the person for whom the surety is bound to appear or shall be brought before him। तो जब भी ऐसा किया जाएगा उसको समन या वारंट इशू कर सकते हैं वो, और उसके साइड से जो भी रीजंस रहते हैं उनको सुना जा सकता है, जिसके लिए भी ये सिक्योरिटी की बात की जा रही है। सेक्शन 122 इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ सिक्योरिटी। अब यहाँ एक आता है सबसेक्शन 1A, if any person ordered to give security under section 106 or section 117 does not give such security on or before the date on which the period for such security is to be given commences, he shall, except in the case next hereinafter mentioned, be committed to prison। ये कह रहा है अगर कोई भी आदमी जिसको सेक्शन 106 या 117 के अंडर में अगर उसको सिक्योरिटी बनाने के लिए कहा गया था, तो जिस डेट तक उसको मेंशन किया गया था कि इतने लोगों को आप ऐसे सिक्योरिटी के रूप में लेकर के आओगे या ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे, और वो नहीं करता है, वो डेट एक्सपायर कर जाती है, तो उस केस में उसको प्रिजन में कब भेजा जाएगा। एंड इफ ही इज ऑलरेडी इन प्रिजन, बी डिटेन इन प्रिजन अंटिल सच पीरियड एक्सपायर्स और अंटिल सच विद इन सच पीरियड ही गिव्स द सिक्योरिटी टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट और मजिस्ट्रेट हु मेड द ऑर्डर रिक्वायरिंग हिम। और अगर वो आदमी ऑलरेडी जेल में है तो जिस दिन उसका जेल टर्म खत्म होता है उसके बाद जब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता जो बॉन्ड में मेंशन किया गया था, वो तब तक के ड्यूरेशन के लिए उसको जेल में रखा जाएगा। सबसेक्शन 1B, if any person after having been executed a bond with or without surety, without sureties for keeping the peace in pursuance of an order of magistrate under section 117 is proved to be to the satisfaction of such magistrate or his successor in office to be committed breach of the bond, such magistrate or successor in office may, after recording the grounds of such proof, order that
द पर्सन बी अरेस्टेड एंड डिटेन इन प्रिजन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ द बॉन्ड। यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोई बॉन्ड विद सिक्योरिटी जो होती है विदाउट अग्रेसिविटी फॉर द कीपिंग द पीस इन परसुएंस ऑफ द ऑर्डर, जो कि सेक्शन 117 के अंडर में जो ऑर्डर पास किया गया था, अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा प्रूफ होता है या उसके सक्सेसर इन ऑफिस के सामने प्रूफ होता है कि ये जो भी बॉन्ड एग्जीक्यूट किया गया था उसको ब्रीच किया है उस आदमी ने, उसमें जो रूल्स रेगुलेशन मेंशन किए गए थे उसको ब्रीच किया है, तो वो मजिस्ट्रेट या उसके बाद का जो सक्सेसर इन ऑफिस जो भी आता है उसके बाद वो ये जो प्रूफ होगा उसके ग्राउंड्स को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद उस आदमी को ऑर्डर करेगा कि वो आदमी अरेस्ट किया जाए और प्रिजन में उसको रखा डिटेन किया जाए तब तक के ड्यूरेशन के लिए जब तक कि ये बॉन्ड में जो मेंशन नहीं है। और एंड सच ऑर्डर शैल विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर पनिशमेंट और फॉरफीचर टू व्हिच द सेड पर्सन मे बी लायबल इन अकॉर्डिंग विद द लॉ। और इसके ये बिना प्रेजुडिस या किसी और पनिशमेंट के होना चाहिए। तो इस सेक्शन का जो 1B सब सेक्शन है, 122 का 1B जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जब भी कोई आदमी जो भी बॉन्ड में मेंशन किया है रूल रेगुलेशन अगर उसको ब्रीच करता है तो फिर उसको अरेस्ट किया जाएगा और डिटेन किया जाएगा प्रिजन में तब तक के लिए जब तक कि वो आदमी का वो पीरियड जो बॉन्ड में मेंशन था वो पूरा नहीं हो जाता है। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 2, व्हेन सच पर्सन हैज बीन ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट टू गिव सिक्योरिटी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, such magistrate shall, if such person does not give such security as aforesaid, issue a warrant directing him to be detained in prison pending the orders of the session judge and the proceeding shall be laid as soon as convenient may be before such court। यहाँ कहता है कि कभी भी अगर कोई मजिस्ट्रेट अगर उसने सिक्योरिटी 1 साल के लिए बनाने के लिए कहा था, 1 साल तक के ड्यूरेशन के लिए जो मजिस्ट्रेट जहाँ कैपेबल है वो अगर उन्होंने ऑर्डर निकाला था और वो आदमी सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता है तो उस केस में वो मजिस्ट्रेट एक वारंट इशू करेंगे। ये जो वारंट इशू किया जाएगा ये पेंडिंग रहेगा सेशन जज के ऑर्डर के लिए। जब सेशन जज आएंगे उनके सामने प्रोसीडिंग में जैसा अभी सुटेबल डेट ले करके उनके सामने फिर ये सेशन जज के सामने प्रोसीडिंग को चलाया जाएगा। सबसेक्शन 3, सच कोर्ट आफ्टर एग्जामिनिंग सच प्रोसीडिंग एंड रिक्वायरिंग फ्रॉम द मजिस्ट्रेट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन और एविडेंस व्हिच इट थिंक्स नेसेसरी and after giving the concerned person a reasonable opportunity of being heard may pass such order on the case as it thinks fit। और जब उस कोर्ट के सामने सेशन जज के कोर्ट के सामने में जब ये मैटर लाया जाएगा कि इस आदमी ने ये जो बॉन्ड बना करके देना था 1 साल का वो नहीं किया है, वो सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो वारंट इश्यू किया गया था तो वो उस प्रोसीडिंग के सारी चीज़ों को एग्जामिन करेंगे, मजिस्ट्रेट को बोलेंगे कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिली थी वो सारी चीज़ें अपनी तरफ से पेश कीजिए। जो कंसर्न आदमी जिसके अगेंस्ट ऑर्डर निकाला गया था उसको बोला जाए कि आप अपने तरफ का जो भी एविडेंस और जो भी आपके पास ग्राउंड है अपने अपने आप को सही साबित करने के लिए वो सारी चीज़ें को आप सबमिट कीजिए। इन दोनों को देख करके उनको जो ऑर्डर सही लगेगा उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर पास करेंगे। Provided that the period, if any, for which any person is imprisoned for failure to give security shall not exceed 3 years। लेकिन यहाँ पे जो भी पीरियड होगा जिसके लिए कि उस आदमी को इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा वो 3 साल से ज्यादा नहीं हो सकता है। Subsection 4, if security has been required in the course of the same proceeding from 2 or more persons in respect of any one of whom the proceedings are referred to the session judge under subsection 2, such reference shall also include the case of any other of such persons who has been ordered to give security, and the provision of subsection 2 and 3 shall in the event apply to the case of each such other person except that the period, if any, for which he has been imprisoned shall not exceed the period for which he has been ordered to give security। यहाँ ये कहता है कि अगर कभी कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है जहाँ एक आदमी नहीं है, एक से ज्यादा लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग उसमें अगर इन्वॉल्व हैं तो उस प्रोसीडिंग में जो भी रेफरेंस किया जाएगा वहाँ हर आदमी को जो भी उसका अपना सिक्योरिटी का टर्म होगा उन सभी पे एप्लीकेबल होगा, इन सभी के ऊपर जॉइंटली नहीं होगा, अलग अलग उन सभी पे इंडिविजुअली एप्लीकेबल होगा। और अगर इसमें कोई भी आदमी होता है जो इसमें से अगर उसका जो इम्प्रिजनमेंट का टर्म है वो जो भी मेंशन किया है वो उसके सिक्योरिटी के जो डॉक्यूमेंट है, जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में जो पीरियड मेंशन किया है कि ये आदमी इस पीरियड के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, अगर वो आदमी नहीं प्रोवाइड करता है तो उसको उसी टर्म के लिए डिटेन किया जा सकता है, जेल में भेजा जा सकता है। तो ऐसे समझिए कि अगर एक ऑर्डर पास किया गया है जहां पर कि 4 लोग ABCD चारों को बोला गया है कि आप चारों आदमी 2 साल का बॉन्ड बना करके देंगे फॉर मेंटेनिंग गुड बिहेवियर। अभी उसमें से 3 लोग जो हैं वो उन्होंने बॉन्ड बनाया, एक आदमी जो है वो उन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, तो जिसने नहीं बनाया उसके ऊपर जो
प्रोसीडिंग चलेगी वो उसके उस ड्यूरेशन के लिए उसको डिटेन किया जा सकता है। बाकी तीनों का जो प्रोसीडिंग होगा वो उस तरीके से चलेगा जैसा कि उस बॉन्ड में मेंशन किया हुआ है। अगर ये चारों के चारों जो है वो चारों ही नहीं अपना अपना बॉन्ड बनाते हैं तो इस इन चारों का अपना जो पीरियड में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग उनको डिटेन किया जाएगा। लेकिन ये जो भी डिटेंशन का पीरियड होगा, जो भी हम प्रीवियस सेक्शन में पढ़ा गया है, जो ऑर्डर जो इसमें सिक्योरिटी का जो डेट मेंशन किया था उससे ज्यादा के लिए उसको डिटेन नहीं किया जा सकता है। सबसेक्शन 5 a session judge may in his discretion transfer any proceeding laid before him under subsection 2 or subsection 4 to an additional session judge or assistant session judge, and upon such transfer such additional session judge or assistant session judge may exercise the powers of a session judge under this section in respect of such proceeding। तो अभी हमने पीछे सबसेक्शन 2 में जब पढ़ा था कि जहां मजिस्ट्रेट जब भी उनको लगेगा कि ये जो ग्राउंड ऐसा है, एविडेंस ऐसा है जिसके बेस पे उस आदमी को सिक्योरिटी देने के लिए कहा गया था लेकिन वो आदमी दे नहीं रहा है और उसके लिए उन्होंने वारंट इशू किया था, तो वहां जब हमने बात किया था कि वो मैटर फिर प्रोसीडिंग सेशन जज के सामने लगाई जाएगी। अब अगर सेशन जज उसके लिए अवेलेबल नहीं है तो उनके डिस्क्रिप्शन पे रहता है या वो किसी दूसरे कामों में बिजी है तो वो उनके डिस्क्रिप्शन में वो चाहे तो उस प्रोसीडिंग को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एडिशनल सेशन जज के पास या किसी असिस्टेंट सेशन जज के पास। और जिस भी एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज को ये ट्रांसफर किया जाएगा उसके पास वही सारे पावर्स और अथॉरिटीज होगी जो एक सेशन जज के पास होती है किसी भी प्रोसीडिंग के रिस्पेक्ट में। ये था सेक्शन 5 सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 6 कहता है इफ द सिक्योरिटी इज टेंडर्ड टू द ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ जेल ही शैल forthwith रेफर द मैटर ऑफ द कोर्ट और मजिस्ट्रेट हु मेड द ऑर्डर एंड शैल अवेट द ऑर्डर ऑफ सच कोर्ट और मजिस्ट्रेट। अगर ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जेल के लिए कहा गया था तो वो उस मैटर को कोर्ट और मजिस्ट्रेट जिसने ऑर्डर किया उसके पास लेके जाएगा और उसके अकॉर्डिंग जैसा वो ऑर्डर पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो करेगा। सबसेक्शन 7 imprisonment for failure to give security for keeping peace shall be simple। तो हमने imprisonment की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ा था, उसमें जो imprisonment होता है सिंपल हो सकता है, रिगरस हो सकता है। यहाँ सब सेक्शन 7 प्रोवाइड करता है कि ऑफ सेक्शन 122 ऑफ सीआरपीसी कि ये जो भी डिफॉल्ट में अगर सिक्योरिटी जो उसके सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के डिफॉल्ट में जब कभी भी imprisonment होगा तो वो सिंपल imprisonment टाइप का होगा। सबसेक्शन 8 imprisonment for failure to give security for good behavior shall where the proceeding has been taken under section 108 be simple। अगर 108 के अंडर किया गया तो वो simple imprisonment होगा। and where the proceeding has been taken under section 109 or 110 be rigorous or simple as the court or magistrate in each case directs। और जब कभी 109 और 110 के अंडर में imprisonment की बात की जाएगी तो वहां वो rigorous भी हो सकता है, simple भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा ये मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर में जैसा डायरेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 122। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 123 पावर टू रिलीज पर्संस इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी। कभी भी अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है किसी ऑर्डर में जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने पास किया है सेक्शन 117 के अंडर में, या सीजीएम को लगता है कि कोई भी ऑर्डर जिसके लिए मजिस्ट्रेट ने पास किया है इज ऑफ द ओपिनियन दैट एनी पर्सन इम्प्रिजन फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी under this chapter may be released without hazard to the community or to any other person, he may order such person to be discharged। तो हमने पीछे पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट को जब भी ऐसा लगता है कि उनको ऐसा कोई रीजन है, ऐसा कोई एविडेंस है जिसके बेस पे कि ये आदमी को हजार्डस है सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए, तो उस आदमी को वो ऑर्डर कर सकते हैं सिक्योरिटी बनाने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या सीजीएम को ये लगता है कि ये जो मजिस्ट्रेट की तरफ से ऑर्डर पास किया गया था उनका अपना ओपिनियन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का 117 के रेस्पेक्ट में और सीजीएम का बाकी सारे केस में, तो डीएम जो यहाँ ऑर्डर करते हैं वो 117 के रेस्पेक्ट में करते हैं और सीजीएम जो है वो बाकी सारे केसेस के लिए करते हैं, बाकी सारे सेक्शंस के लिए करते हैं। उनमें अगर कभी भी ये लगता है कि ये जो फेलियर टू गिव सिक्योरिटी वाले जितने क्लॉजेस हमने पढ़े वहां पर उनको लगता है कि इस आदमी को छोड़ा जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है, तो वो उस आदमी को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर पास कर सकते हैं। Subsection 2 whenever any person has been imprisoned for failing to give security under this chapter, the high court or the court of session or where the order has been by any other court, district magistrate in case of an order executed by executive magistrate under section 117 or CGM in any other case may make an order reducing the amount of security or the number of security or the time for which security has been required। यहाँ पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि जहां पर डीएम 117 के अंडर में जब किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने पास किया था ऑर्डर तो उसके लिए डीएम या फिर सीजीएम बाकी सारे मैटर्स के लिए वो किसी को डिस्चार्ज कर सकते हैं जब उनको लगता है कि ये
रीजन जो है वो वैलिड नहीं है, उसको आदमी को रिलीज किया जा सकता है। यहाँ सबसेक्शन 2 कहता है कि जो अमाउंट उसमें मेंशन किया गया था या नंबर ऑफ सिक्योरिटी जो मेंशन किया गया था उसको रिड्यूस करने की अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 117 के अंडर में उसको ऑर्डर पास किया था, नहीं तो बाकी सारे केसेस में सीजीएम के द्वारा होती है। और ये जो इम्प्रिजनमेंट के लिए था जो मेंशन किया गया था, वहां पे हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन इनके पास या फिर जिस कोर्ट से ऑर्डर पास किया था उनके पास भी अथॉरिटी रहती है। तो सबसेक्शन 3 an order under subsection 1 may direct the discharge of such person either without condition or upon any condition which such person accepts। जब भी अभी जो हमने बात किया कि डीएम और सीजीएम किसी को डिस्चार्ज कर सकते हैं, वो विद कंडीशन हो सकता है, विदाउट कंडीशन हो सकता है। विद कंडीशन का मतलब होता है कि जो कंडीशंस उस केस में फिट बैठते हैं वो सारी चीजें लिस्ट डाउन की जाएंगी उस रिलीज ऑर्डर में, उस डिस्चार्ज ऑर्डर में, और उसके बाद अगर कभी भी वो उस पूरे ड्यूरेशन के लिए वो आदमी अगर उसको नहीं फॉलो करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, जो यहाँ आगे हम सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। अगर विदाउट कंडीशन है तो फिर उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगा, वो आदमी डिस्चार्ज मतलब पूरी तरह से डिस्चार्ज किया गया। Provided that any condition imposed shall cease to be operative when the period for which such person was ordered to give security has expired। जो भी उसके लिए कंडीशन रहेगा उतने ही ड्यूरेशन के लिए रहेगा जितने ड्यूरेशन के लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कहा गया था। Subsection 4 the state government may prescribe the condition upon the conditional discharge may be made। जो इसका कंडीशन कौन स्पेसिफाई करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। Subsection 5 कहता है if the any condition upon which any person has been discharged is in the opinion of district magistrate, जहां पर कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 117 के अंडर किया था और सीजीएम बाकी सारे मैटर्स में by whom the order of discharge was made not fulfilled he may cancel the same। अगर कभी भी डीएम ने कोई ऑर्डर निकाला था या सीजीएम ने कोई ऑर्डर निकाला था किसी को डिस्चार्ज करने के लिए, उसमें कोई कंडीशन मेंशन किया था, वो आदमी वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो वो जो डिस्चार्ज का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब जो उस आदमी को प्रोवाइड किया गया था कि अगर आपको ये सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करो नहीं तो आपको इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, डिटेन किया जाएगा कस्टडी प्रिजन में, वो फिर से वैलिड हो जाएगा। सबसेक्शन 6 when a conditional order of discharge has been cancelled under section 5 such person may be arrested by any police officer without warrant and shall thereupon be produced before the district magistrate, जहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का मैटर हो या फिर अगर सीजीएम ने बाकी सारे मैटर्स के लिए। तो अगर किसी आदमी ने को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 117 के अंडर में अगर ऑर्डर पास किया था तो उस चीजों की नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, और अगर बाकी सारे मैटर्स जो हैं तो वहां पर वो नेक्स्ट मैटर सीजीएम के पास जाता है। उनको कभी भी अगर उन्होंने डिस्चार्ज का जो ऑर्डर निकाला था वहां पर वो अगर कैंसिल करते हैं तो उसके बाद कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उस आदमी को अरेस्ट कर सकते हैं। Subsection 7 unless such person gives security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion of the term for which he was in the first instance committed or ordered to be obtained, such portion being deemed to be period equal to the period between the date of breach of the condition of discharge and the date on which except for such conditional discharge he would have been entitled to release। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उन्होंने ऑर्डर किया है सेक्शन 117 के अंडर में, और सीजीएम बाकी सारे मैटर्स में उसको रिमांड कर सकते हैं प्रिजन के लिए टू अंडरगो सच एक्सपायरेशन पोर्शन। ये सेक्शन सबसेक्शन 7 ये कहता है कि कभी भी कोई आदमी जिसको कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी थी और उसके लिए जो भी ओरिजिनल ऑर्डर मेंशन किया गया था, अगर उसने डिस्चार्ज किया एक सर्टेन टाइम उसने ऑलरेडी गुजार लिया प्रिजन में, इसके बाद फिर उसको डिस्चार्ज किया गया, डिस्चार्ज करने के बाद जो कंडीशंस मेंशन किए गए थे वो फुलफिल नहीं करता है, उसको ब्रीच करता है, तो फिर उस केस में डीएम वहां ऑर्डर करेंगे जहां पर कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने 117 के अंडर में उसको ऑर्डर दिया था, और अगर बाकी सारे मैटर्स हैं तो वहां पे सीजीएम करेंगे, वो उसको वापस से प्रिजन में डालेंगे उस पोर्शन ऑफ टर्म के लिए जो उसका बाकी रह गया था। Subsection 8 a person remanded to prison under subsection 7 shall subject to the provision of section 122 be released at any time on giving security in accordance with the terms of the original order for the unexpired portion aforesaid to the court or magistrate by whom such order was made or to its or his successor। कभी भी किसी आदमी जिसको रिमांड किया गया, ये पिछले सेक्शन जो हमने पढ़ा उसके अंडर में सब्जेक्ट टू सेक्शन 122, उसको रिलीज किया जा सकता है अगर गिविंग सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन, जो कि पिछले ऑर्डर में मेंशन किया गया था। उसके बाद जो भी मजिस्ट्रेट को कभी कुछ अगर नेक्स्ट कुछ ऐसा टर्म्स मेंशन करते हैं जहां पर कुछ ऐसी नए सिचुएशंस आते हैं जहां उसको रिलीज किया जा सकता है, तो वो मजिस्ट्रेट या उसके बाद आने वाले जो भी सक्सेसर इन ऑफिस होते हैं वो उसको रिलीज कर सकते हैं।
The High Court or the Court of Session may at any time for sufficient reasons to be recorded in writing cancel any bond for keeping the peace or good behavior executed under this chapter or by an order made by it, and डीएम या फिर सीजीएम जैसा भी उनका रिस्पेक्टिव केस होता है मे मेक सच कैंसिलेशन वेयर सच बॉन्ड वाज एग्जीक्यूटेड अंडर हिज ऑर्डर और अंडर द कोड ऑफ एनी कोर्ट इन दिस डायरेक्ट। तो कभी भी अगर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये अथॉरिटी होती है, कोई भी जब उनको सफिशिएंट रीजन मिलता है वो चाहे तो ये जो बॉन्ड बनाने का ऑर्डर था उसको कैंसिल कर सकते हैं। इसके जो रीजंस होंगे वो उनको रिकॉर्ड करना होगी इन राइटिंग, और यही चीजें फॉलो होती हैं डीएम और सीजीएम के भी द्वारा, जो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर में उनके पास अथॉरिटी होती है, जो उन्होंने उनके वो या उनके अंडर में आने वाले कोई भी मजिस्ट्रेट ने अगर ऑर्डर पास किया था तो उसको कैंसिल करने की अथॉरिटी उनके पास होती है। Subsection 10. Any surety for the peaceable conduct or good behavior of another person ordered to execute a bond under this chapter may at any time apply to the court making such order to cancel the bond, and on such application being made, the court shall issue a summon or warrant as it thinks fit, requiring the person for whom such in surety's bond appears or is to be brought before it. Next is section 124, security for unexpired period of bond. कभी भी अगर ऐसा होता है बिना पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस समन और वारंट अगर इशू किया गया था, जो भी हमने सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 121 पढ़ा या फिर सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 123 पढ़ा, अपीयर्स और इज बॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट, मजिस्ट्रेट और कोर्ट मे शैल कैंसिल द बॉन्ड एक्सिक्यूटेड बाय सच पर्सन एंड शैल ऑर्डर सच पर्सन टू गिव फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द टर्म ऑफ सच बॉन्ड फ्रेश सिक्योरिटी फॉर द सेम डिस्क्रिप्शन एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी। कभी भी अगर ऐसा होता है कि कोई सिक्योरिटी जो मेंशन किया गया था वो सिक्योरिटी का के ऑर्डर्स जो 121 के सबसेक्शन 3 या फिर 123 के सबसेक्शन 10 के अंडर में अगर वो आदमी आता है और जो आदमी ऐसा रहता है वो अब वैलिड सिक्योरिटी नहीं है, तो जो उसका बचा हुआ ड्यूरेशन है उसके लिए वो ऑर्डर कर सकते हैं कि फ्रेश सिक्योरिटी लेकर के आने के लिए। दूसरा, एवरी सच ऑर्डर शैल फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 120 to 123 बी डीम्ड टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 106 और 10117 एज द केस में। जो भी हम यहाँ पे 120 से 123 दोनों इंक्लूसिव इनके अंडर में जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी ऑर्डर वो उसी तरीके से चलेंगे जैसा कि 106 से 117 के बीच में करते हैं। ये था हमारा चैप्टर 8, यहाँ पे आकर के हमारा कंक्लूड होता है। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।